आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ के बारे में। उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे बाल उगते कैसे हैं, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं और योग हमारे बालों की समस्या को कैसे दूर करता है। तो जो हमारे बाल जड़ों से उगते हैं उनकी 3 स्टेज होती है। हमारे बाल जो जड़ों से उगना शुरू होते हैं वो प्रोटीन का यूज़ करके बढ़ते चले जाते हैं, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे बालों की जो लेंथ होती है वो बढ़ती चली जाती है और ये सालों साल बढ़ती रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो हमारे स्किन से ब्लड सप्लाई लेकर हमारे बालों को बढ़ाता है। दूसरा आता है ट्रांजिशनल फेज। इसमें क्या होता है कि हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है और जड़ें सेपरेट होने लगती हैं और ये स्टेज 2 से 4 हफ्तों तक चलती है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बालों की जो जड़ें होती हैं वो हमारी स्किन से ब्लड सप्लाई लेना बंद कर देती हैं। तीसरा आता है शेडिंग फेज। इसमें क्या होता है कि बाल हमारी स्किन से यानी कि जड़ों से निकलने लगते हैं और इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है। यानी कि अगर एक दिन भर में 70 से 100 बाल अगर आपके निकलते हैं तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है कि जब आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं और आपकी ग्रोथ फेज बिल्कुल कम हो गई है। इसका मतलब है कि आपके जो बाल हैं वो जड़ों से निकल रहे हैं लेकिन जड़ में कोई नया बाल नहीं बन रहा है। बालों का जड़ से अलग होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस होना या फिर डिप्रेशन में होना, किसी तरह का स्ट्रेस लेना या मेडिसिन पर होना, जैसे कि किसी का किसी लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी तरह की मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उससे भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट को भी हेयर फॉल होता है, थायराइड के कारण भी हेयर फॉल होता है। और इसके अलावा जैसे कि आप किसी तरह के केमिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि शैम्पू में कई तरह के केमिकल होते हैं, और तो कुछ लोग किसी हार्ड शैम्पू का यूज़ करने से भी हेयर फॉल होता है। और इसका एक मेन रीज़न होता है एज बढ़ना, यानी कि एज के साथ साथ जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो उससे भी जो हमारे बालों की जो जड़ें होती है उनका ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है, उससे भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही साथ जेनेटिक हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जेनेटिक होता है कि कुछ लोगों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं और कुछ लोगों के क्या होते हैं अपने जेनेटिक, यानी कि जैसे उनके मम्मी के या उनके जो नानी होती है या उनकी जो दादी होती है उनके जैसे बाल होते हैं, जैसे उनके कलर बालों का टेक्सचर होता है उसी तरह से उनके बाल भी होते हैं। तो हमारे बाल 1 महीने में 1 सेंटीमीटर ही बढ़ते हैं, किसी के उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो किसी के उससे कम। लंबे बालों से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बालों का तंदुरुस्त होना, सॉफ्टनेस होना और हमारे बालों का ड्राई ना होना। डैंड्रफ होना भी एक तरह का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे बालों की ड्राइनेस का। योग हमारे हार्मोन को बैलेंस करता है और प्राणायाम हमारे नर्व्स को एक्टिव करता है, जो कि जुड़ी होती है हमारे बालों की जड़ों से। तो योग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन योग कैसे करें और सही योग करने का क्या तरीका है, तो चलिए करते हैं योग के कुछ आसन। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है वज्रासन। उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ते हुए आपको इस तरह से बैठ जाना है। आपको ध्यान रखना है आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों को इस तरह से थाइस के ऊपर रखते हुए शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए आंखें बंद। यहाँ पर कुछ देर बने रहेंगे, धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। इस तरह से आप जितनी देर बैठ सके यहाँ पर वज्रासन में बैठ सकते हैं। धीरे से आंखों को खोलते हुए इस तरह से वज्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। दूसरा आसन आता है हमारा बालासन। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी तरह से वापस से वज्रासन में बैठकर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से धीरे से मैट पर रखते हुए आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को सीधा कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने इस तरह से सर को नीचे की तरफ ले जाते हुए पूरा अपने फोरहेड को यानी कि माथे को मैट पर रख लें। कुछ लोगों को दिक्कत होती है इस तरह से आगे जाने में, क्योंकि कुछ लोगों को पेट काफ़ी बाहर निकला होता है, तो उसको उनके लिए आपको क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप पे खोलते हुए अपने दोनों हाथों को धीरे से आगे की तरफ ले जाते हुए और इस तरह से धीरे से, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने माथे को पूरा इस तरह से मैट पर रखते हुए
कुछ देर आपको यहाँ पर बने रहना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सांस को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कुछ देर इसी तरह से बने रहेंगे। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लाते हुए धीरे से अपने सर को ऊपर की तरफ उठाते हुए वापस से आप इस तरह से वज्रासन में आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से उसी तरह से अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए अपने सर को पूरा नीचे की तरफ इस तरह से अपने पूरे सर को नीचे की तरफ फ्लोर पे आपको टच करना है और यहीं से धीरे से अपने हिप को उठाते हुए अपने सर के ऊपरी हिस्से को यानी कि आपका जो हेड का जो टॉप होता है उसको इस तरह से आपको मैट पे रखना है। थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप करते हुए ताकि आप बैलेंस बना सकें। अपने दोनों हाथों को इस तरह से साइड पर रखते हुए और यहाँ पर आपको कुछ देर इस तरह से यहाँ पर आप रुक सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको सांस को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस रोक लेते रहेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते रहेंगे। इस तरह से धीरे से अच्छे से। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो ब्लड होता है हमारे सर पर आ जाता है और धीरे से वापस से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे से इस तरह से पीछे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, एकदम से वापस नहीं आएंगे। धीरे से यहाँ पर थोड़ी देर इस तरह से बालासन में और फिर वापस से धीरे से ऊपर की तरफ, सामने की तरफ और इस तरह से धीरे से रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे अधोमुखासन। उसके लिए आपको क्या करना है, वज्रासन से ही अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से आपको टेबल पोज पे आ जाना है। धीरे से इस तरह से और धीरे से अपनी फीट को अंदर की तरफ इस तरह से धीरे से अंदर की तरफ और अपने पैरों की उंगलियों की सपोर्ट से आपको क्या करना है, अपनी पैरों को यानी कि अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाते हुए धीरे से पीछे चले जाएंगे। अच्छे से अपने पैरों को पूरा इस तरह से ध्यान रखना है कि आपको अपनी एड़ी को इस तरह से नीचे की तरफ और यहाँ से अपने कंधों को पीछे की तरफ धकेलते हुए पूरा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपने सर को अंदर की तरफ इस तरह से धीरे से अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह से रुकेंगे। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। सांस को होल्ड नहीं करना है, धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। आपको यहाँ पर कुछ देर इसी तरह से बने रहना है और फिर धीरे से अपने पैरों को बेंड करते हुए वापस से इस तरह से टेबल पोज में आ जाएंगे। टोस को फ्री करते हुए पीछे की तरफ और वापस से पीछे की तरफ इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये तो थे कुछ योगासन और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारे बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। वैसे तो कपालभाति हमारी स्किन के लिए, हमारी आंखों के लिए और हमारे ऑल ओवर नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम। आपको क्या करना है, इस तरह से कमर गर्दन को सीधा करते हुए सुखासन में बैठ जाएंगे। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुद्रा बनाते हुए अपने घुटने के ऊपर रख सकते हैं या तो फिर आप अपने एक हाथ को इस तरह से अपने पेट के पास रखते हुए धीरे से आंखों को बंद करते हुए एक हाथ से मुद्रा को बनाते हुए इस तरह से धीरे से कमर गर्दन को सीधा करते हुए कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस भरेंगे और एक बार गहरी सांस और धीरे से सांस को बाहर छोड़ते हुए अब आपको क्या करना है, फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ना है और अंदर आने वाली सांस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। बिल्कुल भी आपको सांस को नहीं भरना है, वो ऑटोमेटिक सांस आप अंदर ले सकते हैं। चलिए धीरे से अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर इसका अलार्म लगाकर या किसी वॉच पे आप अलार्म लगाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि कपालभाति सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल वालों के या फिर जब हमारा हेयर फॉल हो हमें तभी करना चाहिए। कपालभाति आपको नियमित अपने योग में इस प्राणायाम को जरूर शामिल करना चाहिए। तो ये तो थे कुछ योगासन और प्राणायाम। अब हम अपने बालों के लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स जान लेते हैं। कुछ लोगों को ड्राइनेस और डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खास करके विंटर में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने हेयर वॉश करें उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले किसी भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं उस ऑयल से आप अपने हेड को अच्छे से मसाज करें। आपको ध्यान रखना है कि जब आप मसाज करें, जब आप अपने बालों में तेल अप्लाई करें तो आपको अपने पूरे बालों में यानी कि नीचे तक जितनी भी आपके बालों की लेंथ है उसमें अच्छे से आपको ऑयल को लगाना है। दूसरा है कि हमें अपने बालों को एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार कॉम्ब जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, जो हमारे बालों की जो डेड सेल्स होते हैं वो निकलते हैं और जो गंदगी हमारे बालों के आसपास होती है गंदगी भी हमारे बालों से निकल जाती है। इसके साथ ही साथ हमारे जो हेड का, हमारे सर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है और हमारा स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम होता है। इसके अलावा आप अपने बालों में मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं। उसे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको रात को मेथी दाना जितने आपके बालों की लेंथ है 1 चम्मच या 2 चम्मच उसके अकॉर्डिंग आपको मेथी दाने को पानी में भिगो लेना है और सुबह उसका पेस्ट बनाकर उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं थोड़ा सा उसमें ऑयल मिलाकर उसको अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करके उसको आधा घंटा रखने के बाद आप उसको भी वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है क्योंकि क्या होता है जिस तरह का आप खाना खाते हैं, जिस तरह का आप डाइट लेते हैं, जिस तरह के आप आहार लेते हैं उसका काफ़ी हद तक हमारी बॉडी में उसका असर होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बायोटिन रिच फूड ही लेना है। जैसे कि आप खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, इस तरह के आप कई तरह की चीज़ें ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे बाल होते हैं वो हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन लेकर ही हमारे बालों की टेक्सचर को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।